हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर विकास कुमार फ्रॉम अमेज क्लासेस चंडीगढ़। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच में डिफरेंस बताया था। फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या हमारी एग्जांपल्स हैं या क्या क्या प्रोसेसेस हम पढ़ते हैं, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वो सारी चीज़ें आपको मैंने डिटेल में समझा दी है। अब हम करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने ज़्यादा कोई डिटेल में कोई प्रोसेसेस नहीं पढ़ने, बस ये पता होना चाहिए कि पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, वो मैंने आपको समझा दिए। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो चीज़ें होती हैं, जो उसके पॉइंट्स है रिमेंबर करने वाले, वो आपको सारे पता है। इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कुछ टर्म्स यूज होती हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, बस आज हम उतनी सी ज़्यादा बात करेंगे, इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना आपने। देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब मेन वही बात है कि इसमें एटीपी इज नॉट यूज्ड, एटीपी इज नॉट यूज्ड, है ना। इस ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज नहीं होता, बाकी सारी चीजें अप हिल ट्रांसपोर्ट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। फिर आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने एग्जांपल्स बताई थी। कौन कौन सी एग्जांपल्स थी? सोडियम पंप, पोटाशियम पंप, यहां पे पंप लिख सकते हो आप, सोडियम पंप, पोटाशियम पंप, कैल्शियम पंप, सोडियम पोटाशियम पंप, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये सारी चीजें जो है आपको एग्जांपल्स मैंने बताई थी। अब देखो, इनके बारे में हमने कोई डिटेल में चीजें नहीं पढ़नी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई वैसी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। सोडियम पंप क्या है कि अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, यहां पे एक सोडियम पंप है, ये क्या करेगा? ये एटीपी को यूज करेगा। एटीपी जब टूटेगा तो क्या होगा? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का मतलब क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब टूटता है तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मिलेगा, और वो जो इसका एक फॉस्फोरस था वो अलग हो जाता है, और ये बॉन्ड टूटने से जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी यूज होती है चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में। तो यहां पे क्या होगा? ये एटीपी जब टूटेगा तो यहां से सोडियम अंदर या बाहर। तो ये हो गया हमारा, ये जो रेड कलर का मैंने ये बनाया है यहाँ पे, ये हमारा सोडियम पंप हो गया। ऐसे ही पोटाशियम पंप, ऐसे ही कैल्शियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स इन्वॉल्व होती है जो नॉर्मली आपकी एनसीईआरटी लेवल में नहीं पढ़ाई जाती, बुक्स में भी बहुत कम जगह दिया है, बट हाँ, नीट के हिसाब से इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हम इसकी थोड़ी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला मैंने? सोडियम पोटाशियम पंप। तो देखो, सोडियम पोटाशियम पंप जो है, इसमें क्या होगा? वही हमारी सेल मेम्ब्रेन होगी, है ना। ये समझ लो, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन में यहां पे ये सेल के अंदर देखो, ये आपको ऐसे लग रहा होगा ये फ्लैट सा क्यों बनाया है? क्योंकि नॉर्मली हम ये सारे पंप्स ना हमारे जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है वहां उसके हिसाब से पढ़ते हैं। तो न्यूरॉन का डायग्राम कैसे बनाते हो आप? न्यूरॉन क्या है? सेल ऑफ नर्वस सिस्टम। तो देखो, ये पार्ट मैं बना रहा हूं, ये सेल है एक, ये सेल मेम्ब्रेन ही है। ये सेल मेम्ब्रेन में यहां पे ऐसे बना रहा हूं। तो अब ये नहीं सोचना कि सेल मेम्ब्रेन हम ऐसे सर्कुलर क्यों नहीं बना रहे, डिफरेंट शेप्स हैं सेल की, है ना, डिफरेंट शेप्स हैं सेल की, तो हम जैसे मर्जी बना सकते हैं। ये एक्चुअली मैंने हमारे न्यूरॉन का जो है एक्सॉन पार्ट होता है वो बना रहा हूं मैं। अब इसमें क्या होगा, इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं ताकि मैं यहां पे लिख सकूं। इसमें समझ लो कि यहां पे एक पंप है। कौन सा पंप है? दिस इज सोडियम पोटाशियम पंप। ठीक है, दिस इज सोडियम पोटाशियम पंप। देखो, जब आपको मैं नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा
तब आपको मैं बताऊंगा कि इस सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, एटीपी तोड़ता है, एटीपी को तोड़ेगा, इसकी एनर्जी यूज करेगा। ऑब्वियसली एटीपी जब टूटेगा तो क्या मिलेगा हमें, एडीपी प्लस पीआई, और ये एनर्जी जो है वो यूज करता है 3 सोडियम आइंस को सेल से बाहर पंप करता है और 2 पोटाशियम आइंस को सेल के अंदर पंप करता है। ये सोडियम पोटेशियम पंप इन अवर न्यूरॉन्स। ये 3 क्यों कर रहा है, बाहर क्यों कर रहा है, ये सारी चीजें जो है हम नर्वस सिस्टम में पढ़ाएंगे कि इसका क्या फंक्शन है, क्यों सोडियम को बाहर पंप कर रहा है, क्यों पोटेशियम को अंदर पंप कर रहा है। ये डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं जब हम नर्वस सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे। अभी हम पंप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सोडियम पोटेशियम पंप विल यूज एटीपी एंड पंप 3 सोडियम आइंस आउटसाइड द सेल एंड विल पंप 2 पोटेशियम आइंस इनसाइड द सेल। ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहां पे कुछ टर्म्स हैं जो हम यहां पे पढ़ सकते हैं। एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो थ्योरी के हिसाब से ये क्वेश्चन उतने नहीं पूछे जाएंगे, ये नीट में आ सकते हैं, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो कोई ज्यादा वो नोट्स बनाने वाला हिसाब नहीं है, बस ये आप डायग्राम बना लो, जो टर्म्स मैं समझा रहा हूं वो टर्म्स लिख लो और उसका मतलब समझ लो, ठीक है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा क्या होता है, प्राइमरी को हम 1 के ऊपर डिग्री भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी को 2 के ऊपर डिग्री भी लिख सकते हैं, है ना। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट 1 को ऐसे लिख सकते हैं हम, प्राइमरी को ऐसे लिखते हैं हम, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी को ऐसे लिखते हैं 2 के ऊपर डिग्री, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। ये 2 टर्म्स होगी। फिर है एक हमारी सिम्पोर्ट और एक टर्म है एंटीपोर्ट। बस ये 4 टर्म समझ लो, फिर हमारा सोडियम पोटेशियम पंप में जो टर्म्स हमें पता होनी चाहिए वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो जब एटीपी टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है तो सोडियम बाहर पंप होता है ना। एटीपी टूटने से जो मूवमेंट हुई है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये मूवमेंट जो है दिस इज, ये जो मूवमेंट है इट इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पहली बात, ठीक है। फ्यूचर में क्या होता है, जब ये सोडियम बाहर होता है, जब ये सोडियम बाहर होता है सोडियम आइन बाहर ज्यादा हो गए, कंसंट्रेशन ज्यादा होती, तो देखा गया है कि सेल्स में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, सेल के बाहर जो ग्लूकोज होता है वो इस सोडियम के साथ बॉन्ड बना देता है और सेल के अंदर आ जाता है। तो देखो जो ग्लूकोज है वो अंदर कैसे आया, वो सोडियम आयन के साथ बॉन्ड बना के अंदर आ गया। तो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को क्या बोलोगे आप, एक्टिव बोलोगे, पैसिव बोलोगे? क्योंकि देखो डायरेक्टली तो कोई एनर्जी यूज नहीं हुई ग्लूकोज को अंदर लाने में, यहां पे स्पेशली इस केस में ग्लूकोज को अंदर लाने में डायरेक्टली कोई एनर्जी यूज नहीं हुई, तो क्या इसको आप पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलोगे? नहीं, ग्लूकोज को अंदर लाने के लिए कोई एनर्जी यूज नहीं हुई, लेकिन ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना है कि सोडियम बाहर ज्यादा हो गया है, उसके लिए तो एनर्जी यूज हुई थी। इसलिए जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट यहां पे अंदर आया है, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को माना जाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी जो सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट हुआ है वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में माना जाता है, और जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हुआ है इसको हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मानते हैं। बस ये समझ आना चाहिए आपको। ये टर्म भी बहुत रेयरली पूछी जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी बहुत ही रेयर। हाँ, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट ये टर्म्स पूछी जाती है कि इसका मतलब क्या है। ये देखो, सिम्पोर्ट का मतलब है जब 2 मॉलिक्यूल्स
एक ही प्रोटीन चैनल से अंदर आए साइमल्टेनियसली, व्हेन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंटर या एग्जिट फ्रॉम द सेल फ्रॉम द सेम प्रोटीन। किसी एक प्रोटीन चैनल के थ्रू ही कोई दो मॉलिक्यूल्स अंदर आए या दो मॉलिक्यूल्स बाहर जाए तो उसको हम बोलते हैं सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट। और एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के थ्रू कोई चीज बाहर जा रही है और दूसरी चीज अंदर आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो सिम्पोर्ट का मतलब क्या है? व्हेन टू सबस्टेंसेस मूव इन द सेम डायरेक्शन through a single protein channel। ठीक है, सिम्पोर्ट का मतलब क्या है? when two substances move in the same direction through a single protein channel, तो इट इज कॉल्ड सिम्पोर्ट। तो ये जो ग्लूकोज और सोडियम की मूवमेंट है इसको हम क्या बोल सकते हैं? सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट। ये सिम्पोर्ट हुआ है। ठीक है, समझ आ गया? ये सिम्पोर्ट हुआ है। और ये जो है कि सोडियम बाहर गया है, पोटाशियम अंदर गया है, ये क्या है? इसको हम एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं। ये दो टर्म्स आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं, इतना बहुत है। तो एंटीपोर्ट का क्या मतलब है? व्हेन टू सबस्टेंसेस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन through a single protein channel। बस इसको हम एंटीपोर्ट बोलते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एग्जांपल्स क्या हैं वो आपको समझ आ गई है। ये सोडियम पंप, पोटाशियम पंप, कैल्शियम पंप, ये कहाँ प्रेजेंट है? ये हमारे न्यूरॉन के या मोस्टली सेल्स के जो सेल मेम्ब्रेन है वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर कुछ टर्म्स थी, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट। बस आपको टर्म्स पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। वो समझाने के लिए मैंने सोडियम पोटाशियम पंप को आपको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। सोडियम पोटाशियम पंप जो है ये नॉर्मली मैंने एक न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन बनाई है, तो उसमें सोडियम पोटाशियम पंप होता है। सोडियम पोटाशियम पंप क्या करता है? जब एटीपी को तोड़ेगा तो 3 सोडियम बाहर ट्रांसपोर्ट करता है और 2 पोटाशियम साइमल्टेनियसली अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स बन गई। यहां पे जो एटीपी टूट के डायरेक्टली एनर्जी यूज हुई है उससे जो ट्रांसपोर्ट हुआ है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने के कारण अब फ्यूचर में सोडियम अंदर आएगा, लेकिन साथ साथ क्या होता है? ग्लूकोज बॉन्ड बना देता है। तो ये जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट है उसको हम पैसिव नहीं बोलते। ये नहीं सोचते कि यहां पे तो एटीपी यूज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ, पहले तो हुआ है। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है इसकी वजह से ग्लूकोज अंदर आया है, तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद 2 टर्म्स थी, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट, वो यहीं से वापस हो जाएगी। यहां सोडियम और पोटाशियम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं एंटीपोर्ट। यहां सोडियम और ग्लूकोज एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इस ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं सिम्पोर्ट। ठीक है, ये हो गया। एक थोड़ा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस से रिलेटेड भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं आपको, जितनी आपके नीट के हिसाब से जरूरी है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब कट आएगा यहाँ पे। बात कर लेना। अच्छा चुप रहना अब। ओके स्टूडेंट्स, अब 2 टर्म्स है हमारी, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस और
एंडोसाइटोसिस, कुछ भी बोलो, पहले जो मर्जी लो। देखो ये जो दोनों जो मेथड है, दीज आर मेथड्स ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट। कोई लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का, चाहे सेल के अंदर या बाहर। अगर अंदर है तो एंडोसाइटोसिस बोलेंगे, अगर सेल के बाहर उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उस तो एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। जैसे देखो समझाने के लिए, अगर एक अमीबा सेल है ना, अगर एक अमीबा है तो अमीबा जो है किसी फूड मॉलिक्यूल को क्या करता है। अब ये जो है ये एक फूड मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर साइज जो है बहुत ज़्यादा है। अब जो अमीबा है वो क्या करता है, इस फूड मॉलिक्यूल को ऐसे एनगल्फ करता है। क्या होता है इसमें, जो हमारा इसकी सेल मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल इसके इर्द गिर्द ऐसे, सीडोपोडिया जो है वो इसके इर्द गिर्द कवर हो जाते हैं और इस फूड मॉलिक्यूल को अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अब हम फैगोसोम। इसके लिए टर्म होती है एक फैगोसोम। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, दिस इज एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस इज अ मेथड ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट इन विच लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स आर in which large molecule अटक गया। कौन आया था अभी? ठीक है, तो ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, दिस इज एंडोसाइटोसिस। सॉरी। तो एंडोसाइटोसिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? It is a method of bulk transport in which large molecules are transported inside the cell, transported inside the cell। समझ आ गया? ये हो गया एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या बोलोगे आप? इट इज अ मेथड ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट इन विच लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल। बस ये इनसाइड होगा तो एंडोसाइटोसिस टर्म यूज की जाती है, और आउटसाइड होगा तो एक्सोसाइटोसिस टर्म यूज की जाती है। बस इतना आपको एक्सो और एंडो के बारे में पता होना चाहिए। एक टर्म और है, अगर एंडोसाइटोसिस, अब देखो ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, अगर ये लार्ज मॉलिक्यूल्स लिक्विड हो, लार्ज मॉलिक्यूल्स अगर लिक्विड हो या सॉलिड हो, दो चीजें हो सकती है। अगर लिक्विड हो तो इस एंडोसाइटोसिस को बोला जाता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, डन। और अगर यही लार्ज मॉलिक्यूल कोई सॉलिड सब्सटेंस हो तो फिर बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। बस, तो एंडोसाइटोसिस दो टाइप्स की हो गई, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। जो फैगोसाइटोसिस है उसमें सॉलिड मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर आ रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सेल ईटिंग। और जो पिनोसाइटोसिस है उसमें लिक्विड मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, बस टर्म्स हैं, कंसेप्ट उतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो पिनोसाइटोसिस इज सेल ड्रिंकिंग और फैगोसाइटोसिस इज सेल ईटिंग। एक्सोसाइटोसिस को बोलते हैं सेल वॉमिटिंग, मतलब इसी से रिलेटेड टर्म्स दे दी कि क्योंकि इसमें चीजें बाहर जा रही है तो इसको क्या बोलते हैं हम? सेल
वॉमिटिंग, या एक और टर्म दी गई है ईफेजी। बस ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले सोडियम पोटेशियम पंप में जो चीजें थी आपने वो लिख लेनी है। फिर जो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस है, दीज आर मेथड्स ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट, दीज आर मेथड्स ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट। फिर आपने एंडोसाइटोसिस को और एक्सोसाइटोसिस को डिफाइन करना है। तो एंडोसाइटोसिस इज अ मेथड ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट इन विच लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द सेल। If these molecules are liquid, then the endocytosis is called pinocytosis. If these molecules are solid, then the endocytosis is called phagocytosis. ठीक है? Pinocytosis is also called cell drinking. Phagocytosis is called cell eating. And the other method, exocytosis, is known as cell vomiting या ephagy. बस ये जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हमें इतनी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिटेल में हो गया। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन में हमारे लगभग सारे जो टॉपिक्स है कंप्लीट हो गए। बस एक टॉपिक हमारा रह गया है सेल जंक्शंस, कि दो सेल मेम्ब्रेन्स के बीच में किस टाइप के जंक्शंस बनते हैं। तो अगले लेक्चर में हमारा वही टॉपिक होगा, सेल जंक्शंस। थैंक यू सो मच।